नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव प्रचार जो है वो अब तेज हो चुका है, या कहें तो चुनाव प्रचार में अब तेजी आ चुकी है। एक लंबे इंतजार के बाद आज नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, कर्नाटक पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने हमला बोला। अपने भाषण से पहले शायद उन्होंने इस बात की गिनती कर ली थी, या जैसा वो कह रहे थे कि मुझे बताया गया है गिन करके कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कितनी बार गाली दी है। बकौल प्रधानमंत्री उन्हें 91 बार अपशब्दों से नवाजा गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी, सुन लीजिए। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता। तो 91 टाइम्स कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किसी ने उनके ही आईटी सेल ने उनको दी थी, क्योंकि आईटी सेल के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस लिस्ट को जारी करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में अपने भाषण में कहा था कि मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप इसे जहर समझें या ना समझें, मगर इसे आप चखेंगे तो मर जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या ये सही में जहर है। मोदी एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने जो दिया उसे हम देखेंगे। ये जो हम आपके सामने अभी रख रहे हैं, ये चूंकि ये कन्नड़ में उन्होंने कहा था, किसी ने ट्रांसलेशन करके दिया है, इसकी सच्चाई की तह तक हम नहीं गए हैं, कितना सच है कितना गलत है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था। खैर, हालांकि खड़गे साहब ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा था कि मेरा बयान पीएम मोदी के लिए नहीं था, मेरा बयान बीजेपी की विचारधारा से संबंधित था, जो सांप की जहर की तरह है। ये किसी पर निजी आक्रमण नहीं है। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे थे, उन्हीं की भाषा। मैंने मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿ। तो किसी पर निजी अटैक नहीं है। तो कर्नाटक के चुनाव में बिगड़े बोल की सियासत अब दोस्तों शुरू हो चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी उसे भुनाने में लग गए हैं। पिछले 10 दिन से, या कहें तो उससे ज्यादा, राजनीतिक विश्लेषक यही बात पूछ रहे थे कि आखिर कर्नाटक चुनाव के प्रचार के लिए मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं। शायद उन्हें उस मुद्दे का इंतजार था जिसे जनता के बीच लेकर वो जाएं और सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश करें। जरा सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर भी उनके ऊपर भी कुछ कह रहे हैं। गालियों की जब बात आई तो उन्होंने कांग्रेस को कहां कहां ले जा करके और क्या क्या नहीं सवाल उठाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तुलना बाबा साहब से कर रहे हैं और उनके सो कॉल्ड वीर सावरकर से कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। खैर,
इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन आज 7वें दिन भी जारी है। फर्क इतना है कि कल रात को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज हो गए हैं। दोस्तों, अब तक आपको ये नाम तो रट ही चुका होगा, इसलिए यहां बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी सांसद साहब हैं बृजभूषण शरण सिंह साहब और बीजेपी से सांसद हैं, एक नहीं बल्कि 6 बार के सांसद हैं और रेसलिंग के ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ये कह सकते हैं, और लगातार पिछले 11 साल से बने हुए हैं। तो जो 2 मामले इनके ऊपर FIR दर्ज हुई हैं और उनमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत है। और आज सुबह सुबह उधर कल रात को खबर आई कि दिल्ली पुलिस चाह रही है कि जो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने घर चले जाएं, लेकिन पहलवान वहां डटे हुए हैं। और रात को जब बिजली काट दी गई उसके बाद वो टॉर्च जलाकर अपने मोबाइल के टॉर्च से अपना भोजन और बाकी काम कर रहे थे। खैर, आज सुबह प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची और पहलवानों का हौसला बढ़ाया। प्रियंका ने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका ने क्या कुछ कहा, उसकी उसका छोटा सा पार्ट आपको सुना देता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या ये कह रही है ना कि हमारी मोड है 2024 का इलेक्शन है, अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। तो सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए। जिस आदमी की बात वो कर रही हैं वो आदमी है बृजभूषण शरण सिंह, जिसके बारे में पहले से हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी थी, केस आप समझ चुके होंगे, मोदी सरनेम वाला केस अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। इस केस को सुनने वाले जज साहब का नाम है हेमंत M प्रक्षक, जो नरेंद्र मोदी के CM रहते वक्त गुजरात सरकार के वकील रह चुके हैं और नरोदा पाटिया केस की वकालत भी माया कोडनानी की तरफ से कर चुके हैं। अब 2 मई को इस केस पर जज साहब का फैसला आएगा। चूंकि यह केस कर्नाटक से जुड़ा है, कोलार आप सब जानते हैं, वहीं पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था मोदी सरनेम को लेकर के, इसीलिए यहां इस केस का जिक्र करना लाजमी है। हॉट केस है दोस्तों, जिक्र ना करूं तो कैसे, इसलिए यहां रखना जरूरी है आपकी जानकारी के लिए। खैर, आज राहुल गांधी की जगह कर्नाटक के मैदान में प्रियंका गांधी थीं और सुबह जंतर मंतर से सीधे कर्नाटक पहुंचकर धुआंधार रैलियों और रोड शो करके जन समर्थन मांगा। प्रियंका गांधी जब कर्नाटक पहुंची और जनसभा को संबोधित कर रही थी तो क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए एक छोटी बाइट। कि आज कर्नाटका में जो हो रहा है वो देख के दिल दुखता है। आपने भरोसे से अपना वोट दिया, अपनी सरकार बनाना चाहिए, उस सरकार को इन्होंने तोड़ा, एक नई सरकार बनाई, ठीक है, कम से कम वो सरकार आपके लिए काम करके दिखाती, लेकिन किसी की इज्जत नहीं की।
आपकी इज्जत नहीं की, आपके वोट की इज्जत नहीं की, आपके प्रदेश की इज्जत नहीं की, यहां बैठे हुए जगदीश शेट्टर जी की इज्जत नहीं की, पूरे लिंगायत समाज की इज्जत नहीं की, और इतना खुल के भ्रष्टाचार किया है कि जो भ्रष्ट है उसको टिकट मिल रहा है, जो ईमानदार है उसको नहीं मिलता। जो भ्रष्ट है उसको प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं उनको मनाने के लिए, उसको उससे बात करने के लिए, जो ईमानदार है उसे परे कर दे। तो जब जनता की इज्जत नहीं होती, जब नेता ये नहीं समझ पाता कि नेता को बनाने वाली जनता है, जब सत्ता की लालच में, पैसों की लालच में सरकारें बनती हैं, तो बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं प्रदेश में और देश में जो गलत होती हैं। तो दोस्तों, एक तरफ प्रियंका गांधी उसी कर्नाटक के चुनावी मैदान में और दूसरी तरफ सुबह सुबह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गालियां गिना रहे थे कि 91 बार मुझे गालियां दी गई कांग्रेस की तरफ से, और अपनी सूची जो एक जिसमें अपना नाम बाबा साहब अंबेडकर और सावरकर के साथ में खुद को भी जोड़ते हुए नजर आए। और इधर प्रियंका गांधी जो हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जगदीश शेट्टर की बात यहाँ कर रही हैं प्रियंका गांधी, और साथ साथ ईश्वरप्पा की बात भी यहाँ रख रही हैं कि जो भ्रष्ट है उसको प्रधानमंत्री फोन लगाते हैं, जो भ्रष्ट नहीं है और उसको अपने पाले से बाहर कर देते हैं। खैर, अब वो मंच पे विराजमान हैं शेट्टर साहब। तो दिल्ली से कर्नाटक तक बीजेपी बचाव की मुद्रा में है, यानी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में पहलवानों ने घेर रखा है बीजेपी को, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने, और इन सब के बीच पीएम मोदी का भाषण बीजेपी की हताशा को जाहिर करता हुआ नजर आता है। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर इतनी हताश क्यों है बीजेपी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी दिखाई दे रहे हैं। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर बाद कुछ और साथी जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। सीधा आना चाहता हूँ, आज सुबह सुबह स्वामी जी जंतर मंतर पे थे और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। स्वामी जी, सीधा आपके पास, जंतर मंतर से लेकर कर्नाटक तक खबरें बहुत हैं, लेकिन इन खबरों के बीच चुनाव है। सबसे बड़ी बात कि चुनाव है, लेकिन जो जंतर मंतर पर आप देख कर आए हैं और जो कुछ देश में हो रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया। राजीव जी, मैं जंतर मंतर एक बार नहीं, आज 2 बार गया। एक बार सुबह 6 बजे पहुंच गया, फिर मैं 11 बजे पहुंच गया, और बेटियों की जो वहां दुर्व्यवस्था और दुर्दशा मैंने देखी है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और उन बेटियों के साथ जो बच्चे आए थे, जो राजस्थान से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पावर की बहुत बुरी स्थिति है वहां पर। तो बच्चों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार और अनाचार हो रहा है, देखिए मैं राजीव जी स्पष्ट बताता हूं, मैंने देश के पहले करीब 68 साल देश में एक सेकुलर सरकार देखी है। पहली बार पिछले 9 साल से एक देख रहा हूं जो कि हिंदू विरोधी सरकार है। आश्चर्य मत कीजिएगा, आप कहेंगे हिंदू विरोधी सरकार है, यह हिंदू विरोधी सरकार है। हिंदू लड़कियां बैठी हुई हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी कन्याएं हैं, ये हमारी बच्चियां हैं। मेरा दिल नहीं रुका, मैं 2 बार वहां पहुंच गया, दोबारा पत्नी को लेके गया। देखिए, वास्तविकता में जो उन्नाव में जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, वो लड़की हिंदू थी। लखीमपुर खीरी में जिन किसानों को कुचलकर मारा गया था, वो किसान कौन थे? हिंदू थे और सिख थे। बिजनौर के अंदर जिस लड़की को रात को 12 बजे बिना माता पिता की परमिशन के जलाया गया था, मिट्टी का तेल जला के, वो लड़की हिंदू थी। तो ये जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लोग कहते हैं मुसलमानों के जितना ज्यादा अत्याचार हमारे दलित भाइयों के साथ, जाटों के साथ, यादवों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, सारे समाजों के साथ हो रहा है, वो बिल्कुल हिंदू विरोधी सरकार है। और जो मैं वहां दृश्य अपनी आंखों से देख के आया हूं, और जिस प्रकार से लोगों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस प्रकार से वहां पे सारी व्यवस्थाएं तोड़ दी गई हैं, मैंने इमरजेंसी अपनी जवानी में देखी है। इमरजेंसी से बुरी स्थिति है राजीव जी।
कर्नाटका के लोग अगर विवेकशील हैं, अगर अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, अपने नारी का सम्मान करते हैं, क्योंकि मैंने संस्कृति वहां की जानता हूं, मैं कर्नाटका की संस्कृति और सभ्यता को जानता हूं, वो बच्चियों को, बेटियों को बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान का एक भी आदमी और एक भी हिंदू अगर ये कहता है कि वो हिंदू है और दिल से कहता है कि वो अगर हिंदू है और अगर हिंदू बेटियों पे हो रहे अत्याचार को वो सहन करता है तो वो हिंदू विरोधी है। वो ढोंग करता है, वो नाटक करता है, वो हमारी जो पूरी संस्कार और संस्कृति है उसका अपमान करता है, क्योंकि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा यह सिखाया गया है कि अगर शिव के पास शक्ति नहीं थी, अगर ब्रह्मा के पास शक्ति नहीं थी, अगर विष्णु के पास शक्ति नहीं थी, उन्होंने मां दुर्गा बनाई थी और मां दुर्गा ने राक्षसों का नरसंहार किया था। ये बेटियां जो हैं ये मां दुर्गा का रूप हैं। मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं, ये जो जंतर मंतर पे आपकी बच्चियां बैठी हैं, बेटियां बच्चे हैं, आप अपने घर में रहने योग्य नहीं हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ अगर इन बेटियों का साथ नहीं देते। मां दुर्गा की पूजा मत करना, मां सरस्वती की पूजा मत करना, दुर्गा की पूजा मत करना। अगर इन बेटियों के साथ तुम नहीं खड़े हो तो तुम ये बेटियों का और मां का नाम लेने का और देवी और नारी की पूजने, ये जो सारी कहावतें बना रखी हैं, इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये बेटियां मेरी देवी हैं और मैं इनके बिल्कुल आशीर्वाद से मेरी आंखों से आंसू हो गए, मेरी वाइफ भी रोने लगी वहां जाके। जिस प्रकार से हमने बेटियों को, ये देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों का अपमान और उनके साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखा है। और वो दुष्ट दानव कह रहा है कि हरियाणा वर्सेस पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, वो हिंदुस्तान और हरियाणा की लड़ाई बना रहा है। तो आज हमारे वेस्टर्न यूपी के जाट कितने लोगों से मेरी बात हुई, किसान कमेरे लोगों से बात हुई, वो कहते हैं जब इलेक्शन होता है हमको हिंदू बना लेते हैं और इलेक्शन के बाद हमको जाट बना देते हैं, इलेक्शन के पहले हमको दलित बना लेते हैं, बाद में हिंदू बना लेते हैं, बाद में दलित बना देते हैं, यादव बना लेते हैं, और ये इलेक्शन के बाद पहले हिंदू बना लेते हैं। अरे हिंदू का मतलब ये होता है वो सनातनी है, वो हिंदू है जो सब 140 करोड़ हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, वो हिंदुस्तानी है। ये मेरा हिंदू धर्म सिखाता है, ये स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं। ये धूर्त लोग हैं, ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये हिंदू विरोधी सरकार है। राजीव जी, हिंदू की बात, और लेकिन यहाँ जो आप बात कह रहे हैं और उसमें दोस्तों जंतर मंतर की बात प्रमुख रूप से कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। सुबह आज गए भी थे वहाँ पे, एक नहीं बल्कि दो बार बता भी रहे हैं, और जंतर मंतर पे जो कुछ ये देख कर आए हैं उससे काफ़ी व्याकुल हैं। वो इनकी जो प्रतिक्रिया है उससे आपको समझ में आ रहा होगा। जंतर मंतर पर हमारी टीम थी और दिन भर रही है और वहाँ से बहुत कुछ लेकर आई है जो अलग अलग वीडियो में हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कुछ चीज़ें आप तक पहुँचा भी रहे हैं। ये लगातार दिल्ली में है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, और हमारी टीम वहाँ बगल में ही INS है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बिल्डिंग जिसमें ऑफिस है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ की चीज़ें हम पहुँचाने की कोशिश आप तक करेंगे ही। सवाल ये है कि पहलवान या जो कुश्ती संघ है और इनके दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का हल क्या है, और उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी अलग अलग बातें जो बहुत कुछ उसमें से आपको स्वामी जी पहुंचा रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, प्रियंका गांधी दिल्ली से जंतर मंतर से पहुंचती हैं उधर कर्नाटक, प्रधानमंत्री जी भी आज पहुंचते हैं कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर HV वसु साहब। वसु साहब, आपका स्वागत करता हूं। वसु साहब जो हैं ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ई दिना, जहां तक कन्नड़ भाषा में ई दिना का मतलब इन दिनों होता है, हिंदी में शायद अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। वसु साहब की आवाज़ है, नहीं आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही, अनम्यूट करेंगे क्या? अच्छा मैं इधर से, हमारी टीम आपसे बात कर रही है, वो आपको बता देगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि सीधे बेंगलुरु से, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं ई दिना के, और मीडिया ग्रुप है, और अभी इन्होंने इनके
इनकी टीम ने एक बहुत ही बड़ा सर्वे करवाया है कर्नाटक में। तो इसलिए भी हमारे लिए आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि उस सर्वे से क्या कुछ निकल के आया है वो इनके जरिए हम समझेंगे। लेकिन पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, यहां से लेकर दिल्ली से लेकर के हम कर्नाटक तक की बात कर रहे हैं, किस रूप में देखा जाए अब धीरे धीरे चुनाव भी नजदीक आता जा रहा है और धीरे धीरे दिल्ली भी गर्म होती जा रही है, क्या देखा जाए? दोनों को पैरेलली हम देखने की कोशिश करें तो। जी देखिए, मैं जंतर मंतर पे स्वामी जी ने अपनी बात रख दी। मैं एक बातें रखता हूं। एक तो पॉस्को के तहत मुकदमा हुआ है, तो पॉस्को के तहत मुकदमा हुआ तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुकदमा हुआ है और उसके बाद एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? हमारी पुलिस तो इतनी सक्षम है कि असम से पुलिस जाकर जिग्नेश मेवानी को उठा लेती, गुवाहाटी की पुलिस, या फिर गुवाहाटी की पुलिस पवन खेड़ा को हवाई जहाज के टरमैक से जाके उठा लेती है। और ये पुलिस ब्रजभूषण शरण को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? और जिस तरीके से पिछली बार भी ये लड़की उसमें बात हो जाए, पब्लिक डोमेन में बात आ जाए, ये गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां धरने बैठी हों और किसी की गिरफ्तारी ना हो, क्या संभव है? तो कोई बहुत बड़ा आदमी इसको बचा रहा है। एक तो ये बात है, वो कौन बचा रहा है जो इतनी बड़ी वारदात के बाद किसी को बचा सकते हैं? किसी छोटे मोटे मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी ब्यूरोक्रेट की इतनी हैसियत नहीं है कि जो इतने संगीन मामले में और पॉस्को के पे मुकदमा दर्ज होने के बाद भी इसको बचा पाए। दूसरे राजीव जी, हम लोग लगातार रोना रोते हैं कि ओलंपिक में मेडल्स नहीं आते, खेलों में हमारा मेडल टैली में नंबर बड़ा नीचे रहता है। छोटे छोटे कंट्रीज जो है 12-12, 15-15, 20-20 गोल्ड मेडल के साथ इसलिए होते हैं कि हमारे मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के साथ ये होता है। हमने तो रिपोर्टिंग की है और राजीव जी, बड़े शर्म के साथ बताना पड़ता है कि जिस व्यक्ति के नाम पे, अर्जुन अवार्डी के नाम पे दिल्ली में सड़क है, उसी सड़क में वो चाट का ठेला लगाता था। तो जब तक हम अपने खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करेंगे तब तक कहां हम जब ये मेडल आते हैं तो प्रधानमंत्री फोटो खिंचाते हैं इनके साथ, और प्रधानमंत्री जो कि गालियों की लिस्ट बना रहे हैं, इतना वक्त उनके पास है कि 91 बार कांग्रेस ने उनको गाली दी है, वो गालियों की लिस्ट बना रहे हैं। और ये लड़कियां जो जंतर मंतर बैठी, उनके न्याय के लिए वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, इतने व्यस्त हैं वो गालियों की लिस्ट बनाने में। और ये खबर मैं अभी देख रहा था राजीव जी, जो स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, वहां जा रही है खबरें, वो इसको कवर कर रहे हैं। तो पूरी जो दुनिया की स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, वहां ये खबरें जा रही हैं कि भारत में जो ओलंपियंस हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये तो हम हर चीज में विश्वगुरु बन रहे हैं, बदनामी में। तो ये जो गालियों की लिस्ट है, इस पे मैं आता हूं, जो अभी आपने प्रधानमंत्री को सुनाया, क्योंकि हमारे साथ जो हैं डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर वसु, वो तो बताएंगे, कर्नाटक में उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, स्टडी किया। देखिए, मेरी राय ये है कि बहुत सारे पत्रकार इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे खड़गे जी ने फिर कांग्रेस से सेल्फ गोल कर दिया और मौका दे दिया, और ये वहाँ पे बहुत सारा ब्राउनी पॉइंट्स बना लेंगे, कांग्रेस को घेर लेंगे। लेकिन आप इस राजनीति के अलग जाइए। ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिनको हम देख रहे हैं, और गर्ग साहब ने तो हमसे, और सुनील शुक्ला जी ने तो हमसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को देखा है बतौर पत्रकार। किसी प्रधानमंत्री को आपने किसी राजनीतिक रैली में इस तरीके की भाषा बोलते हुए सुना है? प्रधानमंत्री बहुत सौम्य तरीके से अपनी बात कहते हैं, वो कोई प्रचारक नहीं होते हैं।
अब मैं प्रधानमंत्री के डिपार्टमेंट, देखिए पूरे कैबिनेट के वो प्रधानमंत्री हैं, और भारत का प्रधानमंत्री बहुत बहुत अहम पोजीशन होती है दुनिया में। वो G20 के अध्यक्ष हैं इस वक्त, वो गालियों की गिनती कर रहे हैं। अब उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, सारा कैबिनेट है। सरकार, प्रधानमंत्री के पास कितना काम होता है। उसकी दिन भर में 2 बार, तो मुझे मोदी जी का नहीं मालूम, बाकी प्रधानमंत्रियों का मालूम है कि दिन में 2 बार उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो और NSA की ब्रीफिंग होती है। मिनिस्टर्स उनको प्रेजेंटेशंस देते हैं पॉलिसी मैटर्स पे, और ये प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त है कि ये गालियां गिन रहे हैं। ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? तो कम से कम अपने पद की तो गरिमा का ख्याल रखें। खड़गे साहब ने तो जो कहा सो कहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक वाले जो पत्रकार हैं वो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ाएंगे। मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके के विमर्श में जा रहा है। राजीव जी। जी बिल्कुल, जरा ओपनिंग कमेंट और भी साथियों के पास आकर लेता हूं और फिर डॉक्टर बसु के पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक में आखिर चल क्या रहा है, होने वाला क्या है, क्योंकि बहुत गहरा रिसर्च इन लोगों ने किया है और बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ में, तो वो भी समझेंगे। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी, किस रूप में देखते हैं यहाँ से दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक, और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, थोड़ा उस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है, क्योंकि बात देश की खिलाड़ियों का, महिला खिलाड़ियों की बात है, और ऐसे में पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं है तो खैर ठीक है, ये कानून और कानून के जानकार बताएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जो सियासत वाली हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंच के 91 बार गालियां दे जा रही है, ये तो बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है इस पर एक प्रतिक्रिया नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली है और वो इसी के लिए जाने जाते हैं, और अब तो मतलब यही है, उन्होंने काम क्या किया है उसका हिसाब नहीं है और गालियों का हिसाब है, ये उनकी प्रायोरिटी है। मतलब मुझे लगता है कि अगर गाली देना इतना ही बुरा है तो वो प्रधानमंत्री है, जो कर सकते हैं करें, टांग दे फांसी पे, कौन मना कर रहा है, बहुमत है उनके पास, अरेस्ट तो कर ही सकते हैं गाली देने वालों को। तो वो कुछ नहीं करेंगे और ये बोलेंगे कि मुझे 91 बार गाली दी गई, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। जो उनसे सवाल पूछे गए उसका जवाब नहीं है, गालियों का हिसाब है। उनसे सवाल भी तो पूछे गए हैं बहुत सारे, उसका जवाब नहीं है, और एक तो नहीं, हजारों सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन वो गालियों का हिसाब रख रहे हैं। तो ये उनकी कार्यशैली है, वो उनका क्षेत्र है जिसमें वो विशेषज्ञ हैं, या जिसमें वो काम करना चाहते हैं, या जिसमें लोगों को खींच कर ले आना चाहते हैं कि आओ गालियों पे ही बात करेंगे। तो ये उनका कार्यक्षेत्र, हर कोई यही करता है कि जो उसका एक्सपर्ट फील्ड होता है, चाहता है कि हम उसी में रहें और उसी में लोगों से बात करें। तो ये उनका फील्ड हो सकता है, और मुझे लगता है कि है, या वो यही चाहते हैं कि इसी में बात की जाए, आओ गाली तुम दो, गाली हम दे, और चुनाव निपट जाए। तो ये माने ये उनकी शैली है, और ये चुनने वालों का है कि वो किसको पसंद करते हैं, वो सब अलग मामला है, मैं उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन जो ये लड़कियों का मामला है या पहलवानों का जो मामला है, ये बहुत पुराना हो गया। माने इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा सिस्टम है, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री या सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पूरे इतना बड़ा सिस्टम है, महिला आयोग है, पॉस्को देखने के लिए अलग कानून है, अलग व्यवस्था होनी चाहिए, होगी, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वगैरह वगैरह, पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है। वैसे एक 18 साल की लड़की को तो बेंगलोर से उठा लाते हैं, ना कोई FIR की जरूरत होती है ना कुछ, और उसके बाद बाकी सब आप कार्रवाई बाद में करते हैं, और पता चला उस मामले में कुछ नहीं था। लेकिन इस मामले में 6 महीना नहीं, 3-4 महीने तो हो ही गए, 3-4 महीने से आंदोलन चल रहा है, और उनकी शिकायत है कि इसमें कार्रवाई हो, और कार्रवाई तो छोड़िए, आश्वासन नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी विभाग का अमला इनसे बुलाकर बात तो कर लेता, इनको आश्वस्त तो करता कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार तुम्हारे साथ है, व्यवस्था तुम्हारे साथ है, सिस्टम है, सब है, और तुम्हारी सुनवाई होगी, हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं। ये आश्वासन कोई एक आदमी क्यों नहीं दे सकता है? वो भले दिखावटी ही होता, लेकिन ये तक नहीं किया गया है। एक बहुत छोटा सा मामला है कि एक सांसद पर आरोप है, एक सांसद ने कुछ बदतमीजी की या नहीं की, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि नहीं है और पे आरोप सारा झूठा है, तो भी
जो आरोप लगा रहा है उसको ये कन्विंस कर देना कि तुम्हारे आरोप में दम नहीं है, तुम किसी के कहने पर आरोप लगा रहे हो, ये कर देने में क्या दिक्कत थी? ये कर देते। इतना बड़ा सिस्टम आप ये भी नहीं कर सकते कि 10 शिकायत करने वालों को, जो शायद जैसा कहा जा रहा है कि उनको बरगलाया गया है, वो उसके खिलाफ है, वो उसके कहने में है, वगैरह वगैरह, अगर यही है तो आप उन 10 लोगों को बैठा के कन्विंस कर दीजिए। आपके पास इतनी ताकत है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी व्यवस्था है, तो आप ये नहीं कर रहे। और आप जब सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के लिए कह रहा है तो आप एफआईआर कर रहे हैं, और आपकी साख या सुप्रीम कोर्ट के कहने का या सरकार की क्रेडिबिलिटी ये है कि उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। ये तो हद है, मतलब अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो लेकिन प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी जो है वो इसमें दिख रही है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने इसका मुकाबला करने की तैयारी की है, और ये जो झूठ बोलते हैं, पिछले चुनाव का एक वीडियो घूम रहा है जिसमें उन्होंने थिमैया के बारे में कहा था कि कांग्रेस ने उनको बदनाम किया वगैरह वगैरह पिछले चुनाव में, तो वो इस बार निकाल करके दिखा दिया जा रहा है। तो इनको इसी लेवल पे काटने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से है, ये अच्छी बात है। हालांकि वो राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं था, तो इसलिए कांग्रेस ने वो किया है। तो और हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि कांग्रेस अब इनका मुकाबला भी उस लेवल पे कर रही है, जो मुझे पहले लगता था कि जरूरत नहीं है या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि उस लेवल पे मुकाबला किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा सिस्टम एक आदमी को बचाने के लिए क्यों लगा हुआ है, और इस बहुत छोटे से मामले को अडानी के 20,000 करोड़ के बराबर ला दिया गया है। इस पे भी नहीं बोलेंगे, उस पे भी नहीं बोलेंगे। अरे उस पे नहीं बोल रहे तो इस पे तो बोल लो कम से कम। तो ना उस पे बोलेंगे ना इस पे बोलेंगे, और दोनों बहुत अलग अलग, बहुत छोटे से मामले हैं। दोनों सरकार की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बहुत अलग अलग चीजें हैं। 20,000 करोड़ रुपए में मान लीजिए कि वो फाइनेंशियल था, और आप क्लेम कर सकते हैं कि अडानी मेरा फ्रेंड है, इसलिए बदनाम किया जा रहा है, इसलिए मुझ पे गालियां दी जा रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो ऐसा मामला नहीं था, ये तो पुरस्कार जीतने वाली बच्चियों का, खेलने वाली बच्चियों का मामला। तो आप इनको भी खुश नहीं कर सकते, उनको भी खुश नहीं कर सकते, तो आप कर क्या सकते हैं? अच्छा, अगर आप 2 मिनट में दे तो मैं उसमें भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये हम सब लोगों को अच्छा लगा। 3 खबरें सुप्रीम कोर्ट की, जो 3 आदेश हैं, वो बहुत बड़ी खबर है, तीनों सभी अखबारों में प्रमुखता से चली। लेकिन एक चौथी खबर भी है बंगाल वाली। बंगाल के एक जज साहब ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा और सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक फैसला दिया, उनसे मामले हटा दिए उनको केस से, तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया, रजिस्ट्रार को जो ऑर्डर दिया कि 12 बजे रात तक दे ये जो स्क्रिप्ट है उनके इंटरव्यू का, ये वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला था। और क्या कोई जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह से चैलेंज कर सकता है? और क्या वो सिर्फ जज की ताकत से होगा? मुझे नहीं लगता है। और जज साहब ने जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उनका स्टैंड रहा है, और जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से इंटरव्यू में कहा, उससे क्लियर है कि मामला पॉलिटिकल है। तो उनको हटा दिया गया था, वो तो बहुत सामान्य बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो चैलेंज किया, वो बता रहा है कि देश में माने जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेवल पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना ज्यादा है। और उसके बहुत सारे मामले हैं। मैं पढ़ करके दंग रह गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये 3 अच्छे आदेश दे रहा है, ये तीनों आदेश तो वो है ना जिसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ये तो सरकार को खुद ही काम कर देना चाहिए था। सरकार ने कुछ नहीं किया या कोई कार्रवाई नहीं की, तो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया। ये तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। सरकार के पास एजेंसीज है, तमाम डिपार्टमेंट है, उनको काम करना चाहिए था। चूंकि उन लोगों ने नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसका नतीजा ये है कि एक हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस को चैलेंज कर रहा है कि आपने मेरे मामले में ये ऑर्डर कैसे कर दिया। अगर आप एक पार्टी के खिलाफ या एक किसी क्लाइंट के खिलाफ भी बोलेंगे पब्लिकली, तो नेचुरली आपका बायस दिखाई देता है, तो नेचुरली आपको उस मामले को नहीं सुनना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ऐसा आदेश था, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ खास था। और उसमें यह कहना कि रात 12:15 बजे तक मुझे दिया जाए, ये आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ऑर्डर कर रहे हैं, चपरासी को थोड़ी कर रहे हैं ऑर्डर। आप उसको 24 घंटे का समय देंगे। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि जो काम हो रहा है, वो उसमें सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, और वो कोर्ट में झेल रहा है, वो दिखाई दे रहा है, जो खबरों में नहीं, वैसे नहीं छपा है, लेकिन आज मैंने देखा और महसूस किया। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटरफेरेंस की बात हो रही है, लेकिन 20,000 करोड़ पे भी चुप्पी, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए पहलवान, उन पर भी चुप्पी,
और बोल कहाँ रहे हैं प्रधानमंत्री? कर्नाटक में गालियों पे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आप गालियों पे बात कर रहे हैं, क्या सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश है और गेन करके कुछ मिलने जा रहा है क्या? ये समझेंगे और ये बताएंगे डॉक्टर बसु। लेकिन एक बार जल्दी से ओपनिंग कमेंट सुनील जी के पास भी और फिर श्रवण गर्ग साहब आपके पास। सुनील जी, किस रूप में देखते हैं आप अब चूंकि सब कुछ बहुत नज़दीक आ चुका है, चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में क्या यहाँ पर हताश नज़र आ रही है बीजेपी? क्या परेशान नज़र आ रही है बीजेपी? इसीलिए ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन गलतियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये माना जाए। धन्यवाद राजीव जी। जो घटनाक्रम है, अगर सम्मानित प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि मुझे 91 बार कांग्रेस के लोगों ने गालियां दी हैं, तो कौन सी बात सुनी जाएगी कि 91 दिनों से ज्यादा समय से इस देश की प्रतिष्ठित महिला खिलाड़ियां अपने लिए न्याय मांग रही हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो 91 इन महिलाओं के साथ जो 91 दिनों से ज्यादा अत्याचार हो रहा है, यह बात महत्वपूर्ण है, या जो 91 बार आलोचना की गई प्रधानमंत्री की, यह महत्वपूर्ण है? क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना कोई पाप है? क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना कोई गैर संवैधानिक है? क्या लोकतंत्र में विपक्षी दल प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता? अगर आप ये बात उठाते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप कांग्रेस के विपक्षी दलों के द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के बजाय इस तरह की भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं, गोया कि जो जन समस्याएं हैं, जो जन सरोकार है, वो अब उनके ऊपर बोलने का आपके पास उन पर सफाई देने की स्थिति में आप नहीं है। आप देखिए ना कि जो शाह जी ने कहा कि उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, कैसे गिरफ्तारी होगी? ये तो साफ, इसमें कोई बहुत न्यूक्लियर साइंस थोड़ा है। लोग नहीं चाहते गिरफ्तार करना। पवन खेरा को गिरफ्तार करना चाहते थे, इसलिए असम की पुलिस आ गई। इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं, नहीं हो रही है। ये कोई, अगर जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया, अब कोई बात होती है? ये प्रतिष्ठित महिलाएं, देश का गौरव बढ़ाने वाली महिलाएं, सम्मान बढ़ाने वाली महिलाएं, इनकी अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है दिल्ली पुलिस, तो किसकी दर्ज करेगी? आप कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक की स्थिति क्या है? कर्नाटक में सम्मानित प्रधानमंत्री जी अपने जो इनका कार्यक्रम आया है, लगभग 18 जिलों में रहेंगे। इन 18 जिलों में वो कहां जा रहे हैं? उन 18 जिलों में से अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पे पहले से ही बीजेपी प्रभावी है। गोया कि वो बेंगलोर में 4 बार जाएंगे, जहां पे 2018 के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस कांग्रेस की तुलना में बेहतर रहा है। वह कोस्टल कर्नाटक में जाएंगे, जहां पे बीजेपी पहले से उत्तरी कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा और उडुपी, इन 3 जिलों में जाएंगे जहां पे पहले से बीजेपी प्रभावी है। जिन इलाकों में कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, लोगों के सवाल खड़े हैं, वहां पे सम्मानित प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं। इनके अलावा उन इलाकों में जा रहे हैं जहां जेडीएस प्रभावी है। बीजापुर, रामनगर, हासन, रायचूर, मैसूर और तुमकुर, जहां पे जनता दल यह मजबूत स्थिति में है और बीजेपी तीसरे नंबर पर है। बीजेपी वहां भी नहीं, वहां इन सभी इलाकों में जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर का परफॉर्मेंस कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तुलना में बेटर रहा है, लेकिन कांग्रेस जेडीएस के सामने खड़ी है, बीजेपी तीसरे नंबर पर है। माने कि 18 जिलों में से केवल 5 जिले ऐसे हैं, 6 जिले ऐसे हैं जहां पे बीजेपी प्रभावी नहीं है, बाकी 13 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी प्रभावी, वहां आप जा रहे हैं। यानी कि लोगों के सामने, जहां पे लोग आपके साथ साथ सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको यह चिंता है कि मेरी आलोचना न की जाए, मुझे गालियां न दी जाए, तो आपको ऐसे कार्यों से बचना पड़ेगा ना जिसके आधार पर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। क्या इससे संवेदनहीनता का ये पराकाष्ठा नहीं है कि इस चिलचिलाती गर्मी में इस देश की गौरव महिलाएं पिछले कई दिनों से सड़क पर बैठी हुई हैं, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ना कोई भी नागरिक सुविधाएं नहीं मौजूद है, बल्कि उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में जिस तरह के जन मुद्दे खड़े हो गए हैं, इन जन मुद्दों का जवाब इस बीजेपी के पास नहीं है, इस सरकार के पास नहीं है, और उन मुद्दों से भटकाने की यह कोशिश है। चाहे जो मुद्दे खड़े किए हैं कांग्रेस के नेतृत्व, तो इसलिए इस तरह की बातें की जा रही है। मुझे लगता है कि जन सरोकारों के मुद्दे जिनको विपक्षी दलों ने खड़ा किया है, लोग उसको ज्यादा सुनेंगे।
91 दिनों से ज्यादा जो इस हमारे देश की महिला पहलवानें झेल रही हैं, उन समस्या उनकी परेशानियों पे लोगों का ध्यान जाएगा। प्रधानमंत्री तो कहते आलोचना ही होती है। आप कितने भी भावनाओं में लोगों को बहला लीजिए, मुझे लगता है कि जो अगर आप जन मुद्दों पर अगर आप बात नहीं करने के लिए तैयार हैं, तो आप या आपकी हताशा है कि लोगों को अपनी भावनात्मक रूप से आप उनको बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं लगता मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहूँगा गर्ग साहब आपके पास। अभी तक आप जितनी बातें सुन रहे थे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। पहले दिल्ली, फिर कर्नाटक, और आपके बाद फिर सीधे चलेंगे कर्नाटक, जहां बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं डॉक्टर HV वसु जी। उनसे बहुत कुछ समझने सुनने की ज़रूरत है। पहली प्रतिक्रिया आपकी गर्ग साहब। मेरे ख्याल से हमको वसु साहब को सुनना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आपने कहा तो मैं संक्षेप में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। देखिए राजीव जी, ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी अखिल भारतीय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो एक व्यक्ति के कंधे पर है इस समय, और वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री भी है। और प्रधानमंत्री को पता है कि इस समय पार्टी टूट भी रही है और डूब भी रही है कर्नाटक में। डॉक्टर वसु बताएंगे कि क्या बीजेपी की हालत है, पर जो कर्नाटक से दूर बैठ के दिख रहा है, वो दो चीजें दिख रही है पूरे देश को। पहली चीज ये दिख रही है कि कर्नाटक में न सिर्फ पिछली बार भी, आप देखिए ना कि जब प्रधानमंत्री का करिश्मा और चमत्कार जोरों पर था, पीक पर था, तब भी 2018 में 104 सीटें मिली थी, और तब इनके पास येदुरप्पा जैसा आदमी था। इस समय येदुरप्पा नहीं है, वो समर्थन कर रहे हैं, पर लिंगायत लोगों को पता है कि येदुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उनको पता है कि बोम्मई को मुख्यमंत्री के पद पर के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। कर्नाटक के लोगों को पता है कि किसी भी आदमी को मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री हैं और देश के भी प्रधानमंत्री हैं। तो उनको बहुत जरूरी है कि वो पूरा का पूरा जोर, अगर वो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवाते हैं या कम से कम कांग्रेस को आने से नहीं रोकते हैं, और एक त्रिशंकु स्थिति तीनों पार्टियों को लेकर वहां स्थापित हो कि किसी को बहुमत नहीं मिले, तो वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार का मतलब होगा राजीव जी कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं आने वाले दिनों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। तो इसलिए कर्नाटक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए बहुत उपयोगी और जरूरी हो गया है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस उम्मीद में हों कि सिर्फ 91 गालियां दी गई हैं, 10 मई तक और 110 गालियां अगर मिल जाए तो एक गाली के साथ उनको 10-20 सीटें बढ़ जाएंगी। आपने देखा कि वो सभा में गालियों को मुद्दा बना रहे हैं। वो इस बात को मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि कितनी पहलवान बच्चियों के साथ यौनाचार की घटनाएं कब कब हुई हैं और उनकी संख्या क्या है। तो ये जो एक लड़ाई है कर्नाटक की और दिल्ली में जो जंतर मंतर पर चल रहा है, इसको जोड़कर देखना चाहिए। वो जोड़कर ये देखना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, पार्टी के किसी भी सांसद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इस वक्त
कर्नाटक को भी ले डूबेगी और 2024 को भी ले डूबेगी। तो इसलिए आप इसको मानकर चलिए कि ये एक बहुत अलग किस्म का चल रहा है पूरा का पूरा खेल। आपने अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी हो, जिसमें वो पत्रकारों के जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसमें? इसके पीछे कुछ उद्योगपति हैं, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र में लगे हुए हैं। इसके पीछे कांग्रेस है, और कांग्रेस में वो लोग हैं जो मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। आप उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, पत्रकारों से जो बातचीत है उसको सुनिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पूरी लड़ाई का जो मुंह है वो पॉलिटिकल बना दिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, और यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आप इसको पूरे घटनाक्रम को, जो कर्नाटक में चल रहा है, जो जंतर मंतर पर चल रहा है, दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। ये पूरा का पूरा एक पैकेज है, और उस पैकेज में दांव पर प्रधानमंत्री के लिए बहुत कई चीजें लगी हुई हैं। और अब ये ठीक है जो हमारे प्रशांत जी ने कहा, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। खड़गे साहब ने जो किया है उससे पार्टी का, कांग्रेस का नुकसान किया है। इसके पहले भी जो उन्होंने गुजरात चुनाव के समय सूरत में प्रधानमंत्री के लिए शब्द रावण का इस्तेमाल किया था, ये तमाम चीजें पार्टी के खिलाफ जाती है। तो अब वो सफाई दे रहे हैं, वो ठीक है, उन्होंने एपोलॉजी भी पेश की, वो ठीक है, पर प्रधानमंत्री को और अमित शाह को एक मुद्दा दे दिया है, जिस मुद्दे पर वो इमोशनली लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, कर्नाटक के लोगों को। अब उसका कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो तो वासु साहब बताएंगे, पर ऐसा लगता है कि हम लोगों के, हमारे जो नेता हैं, उन लोगों की जुबान पर नियंत्रण नहीं है। वो बहुत ज्यादा आवेश में कुछ भी बोल देते हैं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो नियंत्रण रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप श्रवणकर साहब। और एक मुद्दा ऐसा मिल गया जिस बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में थे, ये कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ मुद्दा तो चाहिए था। आखिर जाकर कहें तो क्या कहें, भ्रष्टाचार की बात कर नहीं सकते। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर HV वासु साहब आपके पास, और बहुत कुछ आप चूँकि वहीं पे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, और आपका मीडिया हाउस जो है वो ऑलरेडी लगभग सभी 224 में से शायद 98-99% आप लोगों ने कवर किया है, जहां तक मैं देख रहा था आपके वीडियोस को और सर्वे को। और उस सर्वे में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई दे रही है कांग्रेस की, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि 21 तारीख तक का वो सर्वे है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन उसके बाद और अब ये बयान आना, क्या पिछले 7-8 दिनों में कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है, कुछ चेंज नज़र आ रहा है कर्नाटक के चुनाव में? और अगर चेंज है तो क्या है, और अगर चुनाव वन साइडेड जा रहा है तो क्या मुद्दा है जो बीजेपी को पीछे धकेल रहा है? वासु साहब, You can hear me now, right? या Okay, मुझे तो हिंदी इतना ज्यादा नहीं आता है, मैं बहुत मिक्स अच्छी हिंदी करके बोल बात रहे हैं करता आप, हूँ। बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलिए। Okay, but I'm very happy आप and मिला के बोलिए, हिंदी surprised. इंग्लिश मिला के बोलिए, कोई दिक्कत Yes, नहीं। yes, yes, जी। yes. I'm very happy and surprised to know that so much discussion is happening in other part, particularly North India, about Karnataka's election, and आप लोग इतना ज्यादा जानते हैं कर्नाटका को. Some of the names that you are mentioning,
one of the senior journalists saying in which districts JDS is doing well, all that. So I'm glad that there's so much information about Karnataka. And coming to the exact question that you put forward, probably you have already put forward the survey results that edina.com has done, in which it says out of 224, 132 to 140 seats, Congress is, people have they want to vote for Congress in those seats. But if last 1 week, yes, as far as the narrative is concerned, BJP is trying to push that narrative through major section of the media as such in Karnataka, probably like elsewhere, wants to push the narrative of if Modi comes, if Amit Shah comes, things will be like one-sided, and they have all the mighty weapons in their hand that they can win any war. But this time, the last 4 visits of Narendra Modi, every time it is very clear that Narendra Modi's visits and his speech could not bring any change, any positive change for BJP. Each time there was one or the other problem. For example, the 4th visit from now, when Narendra Modi came to Mandya is the place where one of our senior journalists here was mentioning that it is JDS place, the Sunil Shukla ji bol rahe the. In that, there was a serious setback to BJP and RSS, because they tried to build 2 fictional characters belonging to Vokkaliga community, who, according to them, killed Tipu Sultan in the 4th Anglo-Mysore War in 1799. But much before that, 3 months before that, a video had come from a very important Vokkaliga leader here, who demonstrated to Karnataka that those fictional characters actually took birth in 2017 in a blog from a RSS person. So to be specific, on October 27th, 2017, 2 fictional characters take birth, and they killed Tipu Sultan in 1799. So this was actually, they tried to build this up. And then the previous day, when Narendra Modi ji was supposed to come to Mandya, Arch was actually named after Urigowda Nanjegowda. Urigowda Nanjegowda are those 2 fictional characters. So by this time, since this video was already out, of course, incidentally that video came from our media house edina.com, and the whole Vokkaliga people started thinking that this is an insult to the community, that a freedom fighter like Tipu Sultan earlier was, we used to say that Mir Sadiq is like now a folk character that who actually helped British. So Mir Sadiq means traitor in Karnataka now. Whenever somebody says you are Mir Sadiq, that means you are a traitor. So far we thought that Mir Sadiq was the traitor. Now you are trying to create that Vokkaligas are traitors by putting these fictional characters to communalize the issue. So there were a lot of protests in social media, and the previous night, late in the night, police had to pull away that arch, and next day Narendra Modi ji did not mention any of those things. And incidentally, Narendra Modi ji met a rowdy sheeter who was supposed to be the BJP's candidate from Mandya district. That image also troubled BJP a lot. So there are many such things that are happening every visit of Narendra Modi ji, and there is also now there is a talk that if Narendra Modi ji keeps coming to Karnataka, it may do more harm than good. It is also because of this Nandini and Amul issue. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, चूँकि कई सारे साथी उनको बताना कि कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी, वहाँ एक ये थिंकिंग है, सोच है, ऐसी डेवलप हो गई है इस चुनाव के दरमियान कि अगर मोदी जी जितनी बार आएंगे उतनी बार बीजेपी को उतना ही ज़्यादा घाटा होगा, और शायद इसीलिए बीजेपी और मोदी जी दोनों
खुद को और खासकर कर्नाटक बीजेपी मोदी जी से दूरी बना करके रख रही है और उसमें कुछ मुद्दा ऐसा मिला है जो मुद्दा आज की तारीख में, कुछ पुराने मुद्दों की बात कर रहे हैं, लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं डॉक्टर वासु, और वो सब जिसमें टीपू सुल्तान से लेकर वोकालिगा और वहाँ जो अलग अलग सेक्ट हैं उन सब की बात बता रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जहाँ पर बात होनी चाहिए, जिस बारे में बात होनी चाहिए, उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात कर रहे हैं गालियों की। तो ये बहुत कुछ, थोड़ा सा और आगे आना चाहता हूं। और डॉक्टर वासु, जो आपने सर्वे किया है और सर्वे में 140 सीट, 132 से 140 सीट आ रही है कांग्रेस पार्टी को, और जबकि 104 सीट पिछली बार आई थी बीजेपी को और कांग्रेस को 2018 में आई थी 80 सीटें, 80 सीट्स। इस बार लगभग 67 सीट्स शायद बीजेपी को आता हुआ दिखा रहे हैं आप लोग। इतना जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कैसे है? मतलब क्या एंटी इनकम्बेंसी है या येदुरप्पा और बाकी लोगों का ये जो वोकालिगा और लिंगायत दोनों कम्युनिटी का दूर हो जाना बीजेपी के साथ, ये है या कुछ और है? भ्रष्टाचार कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है? कौन सा इशू सबसे बड़ा इशू है? No, actually, people think that it is surprising that we have projected a big number. Actually, we have not done any a survey of our own. In the sense, we have spoken to people, and whatever data speaks, we have just put forward that. We had decided earlier itself that we will show this data to any research institute of any university in Karnataka. In fact, if you people also want that survey data, raw data, we are ready to share it with anybody. Because we are confident about what we have done. I'm saying it is not surprising for two things. One, even when Congress lost in 2018, it had got 38.6% of vote in Karnataka, while BJP had got 36%, but 104 seats. It is because Congress has pan-Karnataka presence and BJP is not in every district. That is what Sunil Shukla ji bol rahe the ki in some places BJP is in third place. So with lesser vote share, BJP had more seats. So Congress was actually ahead even in 2018 when it had lost the election. So now addition of 2% of votes to Congress will not raise much seats, but Congress has got 5% more as per our survey, and BJP is getting 3% less. So now the difference is 10. So this 10% lead, this double digit lead will give a massive victory. Though Congress has improved only 5% and BJP has lost 3%, since earlier itself Congress had a lead, 10 double digit lead will give more seats. This is actually the reality. And why this is happening? We asked this to the people that whether you want to give a second chance to Bommai government. And 67% people said no. So that is there. But to tell you, there's one more interesting thing, that the anti-incumbency against the MLAs, that is also there. Across party lines, that anti-incumbency is there, but the anti-incumbency against the state government is more. So that, but the BJP party is trying to change the MLA candidates, but not the state leadership. That is the problem. And second thing, when we asked people, it was an open-ended question. We did not give any choices to them, that please name one scheme of the government, state government, and from which you have benefited. You probably know that this was a very big sample size of 41,196, and only 8 people out of 41,000 could name a state government scheme. Only 8 people. So this data is there out in open, and we can share it with anybody. So this is the problem. That is the reason why this state government, BJP party as such, is unable to have some focus in their election campaign also. That why people should vote for BJP. There is no focus. So that is why now there is a saying that now that Modi and Amit Shah will come, they will conquer Karnataka. They are the great warriors and Chanakyas, all that. But to cover this double-digit setback for BJP is very difficult this time. That is what we think after the survey.
That is not going to happen. And I'll just take 30 seconds or 1 minute about the fact that I was mentioning. Now there is a lot of discontent in Karnataka also, that the Gujarati businessmen and Gujarati politicians are trying to take control of Karnataka. This was in the background only with some intellectual section, but it became very much visible when this Amul thing came up in Karnataka. Just when in Karnataka, when Amit Shah had come to Karnataka some time back, he is also cooperation minister for cooperation. He spoke about merging Amul and Nandini. Nandini is our Amul, our brand of Karnataka Milk Federation brand, and there is already a multi-state cooperative act that is passed in the parliament, and Amul on the same day, it actually gave a advertisement in Karnataka that Amul is entering Karnataka market. Amul is already in Karnataka market. Their milk powder is there. We all like Amul. We love Amul. Amul is a model for the whole country. We love all that. But when you are saying that you want to merge Amul and Nandini, people got angry. And Amul gave an advertisement that the Amul milk powder was there. Amul other products were there, but Amul milk was not there. So they said Amul milk and curd will now enter Bangalore's market. So actually with this, people got enraged, and there was a lot of discontent against this move. So this gave rise to the narrative that Gujarati politicians, they actually are trying to put everything into Gujarati businessman, that is Ambani and Adani, and we all know that Mr. Sodhi, Amul's ex-director, has now joined Reliance, and Mukesh Ambani has given the FMCG part of his empire to his daughter, and RS Sodhi is helping them. So now the dots are linked now, and it is clear that the entire milk industry, the dairy industry, will finally get into hands of Ambani. So Karnataka's people are now they are connecting these dots. So this is problem. So that is why I am saying, if more and more Amit Shah and Modi come to Karnataka, as such Karnataka is getting into a debt. More, I mean, we are not against taking our resources and giving it to Uttar Pradesh or Bihar, because we live in a federal system. But we are giving 100 rupees and we are getting only 25 rupees now. But the same is not happening with Gujarat, because if Gujarat model is something great, and if Gujarat is also a vibrant state, you can take more from Gujarat also, but that is not happening. The numbers are very clear, numbers are very glaring. So that is the reason that people are angry. Earlier intellectuals and economists were talking about this, but once Amul and Nandini issue came up, then people are connecting the dots. That is the problem for BJP this time. जी, डॉक्टर बासु आपके पास दोबारा आते हैं, और थोड़ा आपने बहुत कुछ एक हमारी चर्चा को, हमारे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए रख दिया है। आना चाहता हूं सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास, किस रूप में देखते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, ज़रा उस पर अपनी चर्चा हम लोग शुरू करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि नंदिनी का इशू, हम लोग कई बार आपकी चर्चा में यहाँ पे वो बात आ चुकी है कि नंदिनी और अमूल असल में जो नॉन हिंदी बेल्ट है वो अपनी रीजनल लिंग्विस्टिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बहुत आगे रखती है, और उस पर लगातार हमले भी होते हैं। तो इसलिए ये इशू बहुत बड़े हो जाते हैं। आप देखिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास हुआ था, और उस बंगाल के इलेक्शन में, और उस फेज की 9 सीटें बीजेपी हार गई थी, जबकि कहा जा रहा था कि वहाँ बड़ी स्ट्रांग है। तो जो ये भाषाई सांस्कृतिक जो पहचान है, खासकर हिंदी क्षेत्र के बाहर की, वो बड़ी अहम हो जाती चुनाव के दौरान। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर वत्स ने ये कही, डॉक्टर वासु ने, कि जितना गुजराती लोग वहाँ जाएंगे उतना नुकसान होगा। ये नई बात है जो दिखाई दे रही है कि इनको अमित शाह और मोदी को लोग अमूल से जोड़कर देखेंगे, और जितना ये दिखाई देंगे उतना नुकसान करेंगे। ये हो सकता है
चुनाव के बाद 13 तारीख को हम लोग देखेंगे उन लिस्ट को, जिसका हिसाब किताब सुनील शुक्ला जी रख रहे हैं, तो सुनील जी भी रहेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि वो कितनी रैलियां हुई और कितना अमूल नंद ने नुकसान किया। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं डॉक्टर वासु के सर्वे में देख रहा था, योगेंद्र यादव जी के साथ इनका लाइव चल रहा था, उसमें एक तो शिफ्ट है लिंगायत में, यानी लिंगायत वोट कांग्रेस को पहले कम मिलते थे, अब मिल रहे हैं। अभी भी मेजॉरिटी लिंगायत बीजेपी के पास है, लेकिन मिल रहे हैं, तो ज़्यादा शिफ्ट है। वोकलिक्स में भी शिफ्ट है, तो बहुत सारे जो वोट्स हैं उनमें बहुत शिफ्ट बीजेपी से कांग्रेस की तरफ हो रहा है। अब वो वॉल्यूम कितना है उनके सर्वे में आया, वो कितना होगा, लेकिन ये सर्वे जगदीश शेट्टर के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के पहले के हैं। उसके बाद वो शिफ्ट कितना होगा ये मैं जानना चाहूंगा कि ये कितना डॉक्टर वासु इसमें शिफ्ट होगा। No, as such, there is no survey, there is no data now to compare that what has happened to after that. But I can only tell you my political judgment out of this. Jagdish Shettar is not a mass leader like Yediyurappa, and it is not that he had a big influence in entire North Karnataka. But when he shifted from BJP to Congress, but it looked like a symbol of that Lingayats are being sidelined. That is also because everybody was clear that Jagdish Shettar is being sidelined to make way for Prahlad Joshi or BL Santosh. Both of them are Brahmins by caste, and not that Brahmins did not become chief ministers in Karnataka, but this time a new term was given by Kumaraswamy that these are not Karnataka Brahmins, these are Peshwa Brahmins. Peshwa Brahmins, he also probably linked it with Nagpur. So such we are okay with Karnataka Brahmins, but not with Peshwa Brahmins. That is what Kumaraswamy linked. So Lingayats are being sidelined to make way for BL Santosh and Prahlad Joshi. Incidentally, Prahlad Joshi is from the same city that Jagdish Shettar comes from. So that is how Jagdish Shettar now has become a big Lingayat face. He was not earlier. So he was not so powerful when he was in BJP, but he has suddenly become more powerful since he is pushed to the wall. And there was actually no blot in his career anytime. There was no. He in fact asked whether is there any corruption charges against me, and more importantly, he also asked whether is there any CD of me. The CD has become a new keyword in politics, because there are many BJP leaders, many ministers who have gone to court and asked media people to restrain from publishing any CD of them. So Jagdish Shettar has a clean image, and he had won 6 times, and his age is 67. But there is some other leader who is 72 and he is getting a ticket, but not Jagdish Shettar. So with all this, people also bought that logic of Jagdish Shettar and others, that Lingayats are being sidelined. So that is the general trend now. But what is the percentage by which Lingayats will shift from BJP to Congress? Only there should be some other survey, or we should wait for May 30th. बिल्कुल। श्रवण गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। गर्ग साहब, बहुत कुछ आप सुन रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया और अगर कुछ इस पर और भी चाहता हूं कि थोड़ा इसको और डिस्क्राइब कीजिए कि जो चीज़ें चल रही हैं। पहले भी आप कह रहे थे कि कर्नाटक पे हम सुनेंगे, कर्नाटक पे बात करेंगे, और चाहते भी हम यही हैं कि चूंकि मुद्दा जो है वो कर्नाटक का है और बहुत गर्म, और इसमें सबसे बड़ी बात कि जितनी बार प्रधानमंत्री या अमित शाह जाएंगे उतना ही घाटा करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं ये जो डॉक्टर वासु ने कहा उसी में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। कोई बहुत नया मेरे पास नहीं है। एक तो ये एक बीजेपी में एक नया ट्रेंड चला है कि हमको किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। जैसे कांग्रेस की पान कर्नाटका इमेज है, बीजेपी में जब
वो ये एक टिकट देने का काम जब शुरू हुआ तब ये हुआ कि हमको ये नहीं बताना है कि हम केवल लिंगायत के साथ हैं। शेट्टार भी जो पिछले बार चुने गए थे वो 21,000 वोटों से चुने गए थे हुबली से, और जो आदमी 6 बार से चुना गया हो 7 बार से, तो उनकी जीत का मार्जिन वहां कोई बहुत ज्यादा रहा नहीं है हुबली में। पर अब वो एक इमेज उनकी ये हो गई है कि एक ईमानदार आदमी को उन्होंने बीजेपी ने साइड ट्रैक किया है, और वो फिर उसके प्रतीक हो गए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं की सीट नहीं बचा पाए थे पार्लियामेंट की, और उनके कई लोग हार गए थे, पर वो बीजेपी में आके बहुत महान हो गए हैं। तो ये एक रिवर्स है कि आप अगर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो वो जो इन्होंने कारण बताया वही कारण है जो BL संतोष का कारण है और प्रहलाद जोशी का कारण है। मैं ये बता रहा हूं, मैं 2 चीज दूसरी बताना चाहता हूं, और मैं जो पहले लिख भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं, और डॉक्टर वासु ने उसको थोड़ा सा एलोबरेट भी किया। प्रधानमंत्री का प्रभाव जो है वो ऐलान, ये पूरा का पूरा जो डॉक्टर वासु के प्रेजेंटेशन से कंफर्म होता है कि प्रधानमंत्री जितना जाएंगे उतना कमजोर करेंगे। मतलब ये चीज जैसे राहुल गांधी को लेकर गुजरात के बारे में कही जाती थी कि उनको नहीं आना चाहिए गुजरात, क्योंकि उनकी एक इस तरह की छवि बना दी गई, और राहुल गांधी गए भी नहीं। चुनाव के दौरान शायद उन्होंने एक आध साउथ गुजरात में सभा को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री के साथ भी अब यही है कि वो अगर जितना जाएंगे, आप देखिए राजीव जी कि पंजाब में प्रधानमंत्री का प्रभाव नहीं चला। मैं पिछले कुछ चुनाव की अगर बात करूं, 3-4 चुनाव की बात करूं, पंजाब में नहीं चला उनका प्रभाव, हिमाचल में नहीं चला, बंगाल में नहीं चला। अब ये जो कर्नाटक है, यहां पर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर यहां प्रभाव नहीं चलता है प्रधानमंत्री का, तो मैंने जैसा कहा था अपने पहली बातचीत में कि इसका असर जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर इसलिए पड़ेगा कि वहां कोई लीडरशिप, कर्नाटक में जो प्रॉब्लम है, जो वासु ने भी कही है कि कोई लीडर नहीं है इनके पास। मतलब येदुरप्पा को तो इन्होंने साइड ट्रैक कर दिया, बोम्मई उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, पर उनके पास कोई कर्नाटक का नेता नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा कि BL संतोष और प्रहलाद जोशी के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब पेशवा ब्राह्मण्स के बारे में जो कहा जाता है, मतलब कर्नाटक के लोग उनको स्वीकार भी नहीं करना चाहते। बीजेपी की समस्या यह है कि वो लिंगायत से मुक्त होकर, और जैसा बताया शेट्टार भी एक लिंगायत है, लिंगायत के जो सीट्स हैं वो अगर उसमें डेंट लगता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के बेस से खसक जाएगा, और वो का लिखा तो है ही नहीं इनके साथ में। तो जो इसका जो पूरा असर होगा, मतलब प्रधानमंत्री की चिंता विधानसभा नहीं है, आपको ये मानना चाहिए। प्रधानमंत्री की चिंता ये है कि लोकसभा में क्या होगा, जिसमें पूरी की पूरी 26 सीटें इनको मिली थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। JDS को 1 मिली थी और इंडिपेंडेंट को 1 मिली थी शायद, या कांग्रेस को 1 मिली थी, इस तरह का कुछ है, पर मेजोरिटी जो था चंक। तो अगर इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि बिहार में भी गड्ढा हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, और अब कर्नाटक में अगर हो जाता है, तो प्रधानमंत्री की कर्नाटक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी जितनी कि पार्लियामेंट को लेकर हो सकती है, लोकसभा को लेकर हो सकती है। तो इसका जो प्रभाव है कर्नाटक का, वो जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। डॉक्टर वसु से केवल एक चीज पूछना चाहिए कि सपोज द बीजेपी और द कांग्रेस fails to get 140 seats as you have predicted, is there any chance of JDS aligning with
BJP in the event of the Congress getting close to 113, 115, 120 seats, and there is a possibility of defection as it was engineered by the BJP following 2018 elections. So that will be very interesting to know that, knowing Karnataka politics very well, that not a single party has been able to get a majority in the previous elections. How do you see the prospects if the Congress should get more than 140 seats, in fact, or 145, 150, to provide a stable government in Karnataka? Otherwise, there are chances of engineering conflict in the Congress and not allowing Congress to take a seat in the government. You want me to take that question? Yeah, please. Yeah, please. Okay. So, yeah, I mean, it cannot be ruled out. Though now everything seems very rosy with Congress, it may not remain so. Because not that the people in Congress are very clean. It is not so. At least there are many MLA candidates now in the fray who may also get elected, had already crossed over, in the sense just because BJP did not want them at that time, they remained with Congress. Probably they had also taken money. One person did not attend the vote of confidence motion. He was in hospital and he remained with Congress. And there was one independent MLA who was with Congress in the previous government. He switched over party twice in a day and became a minister in BJP government. Later he was pushed out. Now he has been given ticket from Congress. So I don't deny that such things can happen in Karnataka. But now the shift of JDS towards BRS, that is the erstwhile TRS, is also little interesting. Probably this is the BJP is also trying to push itself too much in JDS area. It looks like Amit Shah has given a diktat to his own Okkaliga leaders in BJP that don't have any adjustment with JDS. It looks like that this time. Last time there was an adjustment. This time it does not look like that there is an adjustment between BJP and JDS. So probably JDS also fears that it will get vanished by not from Congress but from BJP. But we do not know what happens after the election. At least in the immediate aftermath of the election, if Congress gets even simple majority, it looks like that Congress will get a better majority. But even if it gets simple majority, Congress will form the government. Also because BJP is not in a good shape. BJP, at least if not in the electoral front, the narrative part, they were always ahead, much ahead. This time they are not ahead. Even section of the media is trying hard to create that image. It is not so. So that will also have an impact on the legislators. But we do not know after some time if BJP, JDS and one section of disgruntled MLAs in Congress, they defect. We do not know. That is because Congress as such, its organization is not so great. There are not much values. People can sell themselves. And Congress has given tickets to such people who can really sell themselves. आना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं क्या गर्ग साहब इसमें? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्ट। अच्छा, मैं एक कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर वसु से, अगर हिंदी बोल पाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो हिंदी के हैं और वो बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख रहे हैं कि अगर हिंदी में बोले, कोशिश कीजिए आप, उसमें अच्छी हिंदी बोलते हैं आप। नहीं, अच्छी तो नहीं है मेरे कुछ, हम तो हिंदी के खिलाफ नहीं है, हम हिंदी के इम्पोजिशन के खिलाफ है सिर्फ, पर हिंदी ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जी गर्ग साहब कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मेरा एक ही सवाल है डॉक्टर वासु
क्या कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी है? मैं अभी आज एक पढ़ रहा था सर्वे स्क्रॉल में, एक बहुत ही वहाँ के प्रोमिनेंट सेफोलॉजिस्ट का उनका कहना है कि अभी आप इतना फर्मली नहीं बोल सकते कि कांग्रेस विल गेट मेजॉरिटी. देर आर चांसेस फॉर बीजेपी के को भी अपॉर्चुनिटी वहाँ चांस मिल सकता है, या बीजेपी को भी उतना सीट मिल सकता है, ऐसा. आई मीन वो ही वॉज नॉट सो कमिटेड की आई मीन एज जैसे पोल्स आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स में बता रहे हैं, बहुत सारे ओपिनियन पोल्स में तो बीजेपी को 60 सीट दे रहे हैं, 40 सीट दे रहे हैं, जो मैंने पहले पढ़े हैं. और आपका भी जो सर्वे है वही बता रहा है, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट थिंग. आपको लगता है क्या कि इज देयर एनी फियर among the Congress people that contrary to believe that BJP may lose the polls, it may happen differently or it may occur differently, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, जो हमारे सर्वे में जो आया है कांग्रेस को 132 to 140, कांग्रेस उतना कॉन्फिडेंट नहीं है. कांग्रेस के अंदर के जो सर्वे क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम है, पर कांग्रेस तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है. ये जो सर्वे है हमको भी ये हमारा फीलिंग नहीं है. जो डेटा हमको आया है, डेटा देखने के बाद ये शायद ये डेफिनेट है कि कांग्रेस के पक्ष में वेव है कर्नाटका में. दिस इज ऑल्सो एक्चुअली रीइंफोर्स्ड बाय मेनी अदर थिंग्स. वी ऑल्सो गॉट द कास्ट एंड क्लास पिक्चर ऑफ हु इज सपोर्टिंग हुम. जो ज्यादा गरीब लोग जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं. ये ज्यादा जर्नलिस्ट लोगों को और एकेडमिशियंस को उसमें बहुत ज्यादा सीखने के लिए है. हम तो सीखे हैं उससे. वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट कि द कास्ट एंड क्लास पिक्चर, नॉट जस्ट कास्ट, क्लास पिक्चर इज वेरी वेरी क्लियर. द रिच दलित्स आर इन फेवर ऑफ बीजेपी, rich Muslims are in favor of BJP, but the poor upper caste is in favor of Congress. So we have taken that survey. So and Karnataka is suffering for the past 4 years, maybe a little more also. Post COVID also Karnataka has suffered and economy is also hit. So it shows that, I mean, you can imagine the 2004 India Shining campaign. So India was not shining. So when it is not shining and you are saying it is shining, then you will get that bashing from people. That is what I think. I don't, but how much Congress is confident, I do not know. It took one day for the Congress leaders to tweet our survey. Probably they were also not confident. But we thought that BJP, after it started attacking our survey, we have invited BL Santosh to come to our office and have a look at the raw data. But probably they are worried. They are worried more. गर्ग साहब कुछ बोल रहे थे? मैं वसु जी एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि खड़के being coming from a community which is around 15% or more than 15% vote share there, and the Muslim population is totally against. Muslim population पूरा खिलाफ है बीजेपी के वहाँ, because of hijab, halal and azan and all these things. And Dalits are also, दलित भी, ये कुल मिलाकर काफी बड़ा परसेंटेज होता है कर्नाटक में. आपको नहीं लगता कि ये ऑटोमेटिकली इट विल गो टू कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी एंड नॉट टू जेडीएस? Well, as such, majority of Dalits and overwhelming majority of Muslims do vote for Congress. पर ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी एक पार्टी को पूरा वेडेड हुआ है, ऐसा नहीं है. हमारा सर्वे भी ऐसा दिखाता है कि 10% of Muslims vote for BJP, 10% of them vote for JDS, and 70% of Muslims vote for Congress. And among Dalits, it is not uniform.
because Kharge belongs to one section of Dalits. You are right in saying 17% Dalits in Karnataka, but उसमें तो 3-4% ऐसा है कि वो टचेबल दलित है. ये शायद दूसरी राज्यों में कैसा है हमको नहीं मालूम है, बट इन कर्नाटका फॉर अ स्ट्रेंज रीजन 3% touchables are also in SC category, and there is something called SC right and SC left. SC right hand ऐसा बोलता है. Kharge ji belongs to SC right hand community, and there is SC left, which is actually vehemently asking for internal reservation within SC. It is called Madiga reservation struggle. So, but the people were thinking that Madiga community will go with BJP. Our survey clearly shows that is not the case. They still remain with Congress. So, ऐसा नहीं है कि 90% of one community votes for one party. ऐसा तो नहीं है. जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं. डॉक्टर बसु हमारे साथ हैं और इनसे हम क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्वे इन्होंने अभी पिछले दिनों किया है इनके मीडिया हाउस ने, और उसमें कांग्रेस को 140 सीटें आती हुई बताई जा रही हैं, जबकि बीजेपी पिछली बार से आधी सीटों पे आ गई है. और क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री मान सकते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी ये बात नहीं पच रही है, क्योंकि उनको भी नहीं लग रहा कि शायद इतनी सीटें आ जाएं. हालांकि राहुल गांधी जब अपने दौरे में जा रहे हैं, चुनावी प्रचार में पहुंच रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी आज थीं, और कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे हैं कि 40% की सरकार को 40 सीटें दीजिए और हमको 150 सीटें दीजिए. तो कहीं ना कहीं अपने जो वोटर्स हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 150 के आसपास रहें, और नहीं तो फिर ऑपरेशन लोटस का शिकार कर्नाटक पहले हो चुका है, और क्या आगे भी होगा. तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ढूंढेंगे. तो जल्दी जल्दी चाहता हूं, समय खत्म हो चुका है मैं जान रहा हूं, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप सबसे पहले सुनील शुक्ला जी. सुनील जी, किस रूप में आप देख रहे हैं? बहुत सारी बातें आप सुन रहे थे, आप बहुत कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों को फॉलो कर रहे हैं कर्नाटक के. उतनी बातें तो उतने जगह जो है उतनी सीटें मुझ तक पता नहीं है जो आप, और क्या क्या कॉम्बिनेशन है सब बता रहे हैं. डॉक्टर बसु भी बहुत आश्चर्यचकित थे आपकी बातों से. आपकी प्रतिक्रिया क्लोजिंग कमेंट के रूप में. मैं इन तमाम जिलों में राजीव जी मैं गया हूं, खुद भी चुनाव प्रचार में ही मैं गया हूं, देखा हूं उन चीज़ों को. तो मेरा मैंने जमीनी मैं चीज़ों से परिचित हुई है कि इधर मैं नहीं गया हूँ, 4-5 साल पहले गया हूँ, 6 साल पहले गया हूँ, तमाम इलाके में घूमा हूँ मैं वहाँ. मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में अस्तित्व में लाने के लिए लिंगायत समुदाय ही ने योगदान किया था. जब वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस ने अपने अनसेरेमोनियल तरीके से हटाया तो एक रिजेंटमेंट हुआ, और लिंगायत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, और येदियुरप्पा साहब उसको लीड किया उन्होंने, और बीजेपी कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय हो गई. लेकिन लिंगायत के लोगों ने ये, जब येदियुरप्पा साहब भी बीजेपी को छोड़े हैं तो लिंगायतों ने बीजेपी को छोड़ दिया. लिंगायत समूह का अपने नेताओं के प्रति बहुत एक आदरणीय भाव होता है. बीजेपी ने जो इस चुनाव के दौरान कार्रवाई की, बिल्कुल गर्ग साहब ये बात सही कर रहे हैं कि बीजेपी यह संदेश नहीं देना चाहती है कि वो किसी विशेष वर्ग के साथ है, लेकिन जो उसके साथ मूल वर्ग रहा है, जिसके आधार पर वो राज्य में आगे बढ़ी है, वह वर्ग ही से मैं संतुष्ट है. येदियुरप्पा साहब के साथ की अनदेखी, और लिंगायत मठों के लोगों ने जगदीश शेट्टार के बारे में कहा कि जिस तरीके का अपमानजनक व्यवहार किया है पार्टी ने, वह लोगों उसके लोगों ने आलोचना की है. जगदीश शेट्टार निश्चित रूप से जन नेता नहीं है, लेकिन 6 बार के वो नेता चुनाव जीते हैं, और 6 के 6 बार में उनकी जो जीत की बढ़त है लगातार बढ़ती रही है. स्थिति यह है कि सम्मानित प्रधानमंत्री जी और जो 18 जिलों में दौरा करने जा रहे हैं, उसमें धारवाड़ का वो इलाका नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं जहां पे शेट्टार साहब हैं, जहां पे उनका असर है. और अगर प्रधानमंत्री जी येदियुरप्पा साहब से बात कर सकते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन इन्होंने शेट्टार साहब से बात नहीं की, उन्होंने साउदी से बात नहीं की. ये लोगों उस समूह में इसका बहुत ही एक ऐसा मैसेज गया है कि वो पूरा का पूरा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी नेग्लेक्ट कर रही है. किसानों का ये जो नंदिनी का मुद्दा है, नंदिनी का मुद्दा केवल दूध उत्पादन का मामला नहीं है. दूध उत्पादन किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का संदेश गया है.
लाल मिर्च के उत्पादन, जो बात कही वासु ने कि जो किसानों के अंदर नाराजगी है, गुजराती व्यापारी आ रहे हैं, उसमें लाल मिर्च उत्पादन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लाल मिर्च का बहुत बड़ा उत्पादक है कर्नाटक, बड़ा व्यापार करता है, और वहां बड़े पैमाने पर गुजरात से आपने लाल मिर्च डाल दिया और एकदम डंप कर दिया बाजार में, और दबाव बना रहे हैं कि आप इसका व्यापार कीजिए। इसका एक बड़ा रिएक्शन है। इसके अलावा शिक्षा के मामले में जो गुजराती उद्योगपति हैं वो वहां घुसने की कोशिश की, जबकि आप याद कीजिए इस देश में निजी शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत कर्नाटक से होती है। लेकिन जब आप स्थिति क्या हो गई है कोस्टल के जिलों में कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां के तनाव की स्थिति को देखते हुए उन इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें खाली होने लगी, क्योंकि उत्तरी भारत के विद्यार्थी वहां जाना बंद कर दिया, उनकी संख्या घट गई। कोई मुद्दा नहीं है, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी नहीं लड़ पा रहे हैं कांग्रेस के साथ, आप वंशवाद के ही मुद्दे पर नहीं लड़ पा रहे हैं कांग्रेस के साथ, आप अपनी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के नाम पर भी आप नहीं लड़ पा रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो कोई ऐसा मुद्दा इस समय बीजेपी के पास नहीं है कर्नाटक में जिससे वह अपने आप को आगे फ्रंट रनर कर सके। उधर आप चले जाइए बेल्लारी में जनार्दन रेड्डी एकदम मोर्चा खोल के खड़े हुए हैं, जबकि सबसे बड़ी ताकत होते थे वो, आप याद कीजिए। और जबकि बेल्लारी अच्छी खासी कांग्रेस की कर रही है, और आप याद कीजिए सोनिया गांधी को व्यापक जन समर्थन मिला था कांग्रेस की अपनी ताकत के बावजूद। मैं बिल्कुल वासु साहब के पास से सहमत हूं, और जो गर्ग साहब ने कहा कि 2018 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी का एकदम ऑरा बहुत जबरदस्त था पूरे देश में, उस समय आप नहीं जिता पाए, तो आज तो आप ढलान पे हैं। तमाम तरह की आलोचनाएं आपके खिलाफ हैं, तमाम तरह की शिकायतें आपके खिलाफ हैं। आप एक निर्विवाद नेता, साफ सुथरे नेता, भ्रष्टाचार के किसी आरोप से मुक्त नेता 2018 में थे, तब तो आपका वह जलवा नहीं हो पाया। आज 2023 में कैसे हो पाएगा? और दूसरी चीज मेरा अपनी समझ कहती है, जितना मैं कर्नाटक को जानता हूं, कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक राज्य में अपने विस्तार के लिए कभी केंद्र नेतृत्व पर निर्भर नहीं रही है, चाहे वो आडवाणी जी का राज्य रहा हो, चाहे अमित शाह जी का राज्य रहा हो। वहां के स्थानीय नेताओं ने ही पार्टी को आगे बढ़ाया है। और अब जो आज का दौर शुरू हुआ, जब आपने स्थानीय नेताओं की अवहेलना शुरू हुई, तो बीजेपी में एक अलग तरह का रेजेंटमेंट हुआ, और जो सबके सामने है। ब्राह्मण नेताओं से कांग्रेस कर्नाटक में कभी नाराजगी नहीं। रामकृष्ण हेगड़े सबसे पॉपुलर नेता हुआ करते थे कर्नाटक में, लेकिन वो कर्नाटक का व्यक्ति है। अगर आप अन्य राज्यों का जिसके ऊपर चस्पा, क्योंकि आप सोच, ये बात नहीं सामने आई, बसु साहब बताएंगे आपको, जब विजया बैंक का विलय हुआ कर्नाटक में किस तरह का रेजेंटमेंट हुआ था, क्योंकि उनको लगा कि कर्नाटक के गौरव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस राज्य में जबरदस्ती इसका रिएक्शन हुआ। तो वहां का जो मैंने सिविल सोसाइटी है, जो वहां के बौद्धिक लोग हैं, जो वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस सरकार के खिलाफ है। या एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर बसु ने कि इस सरकार को कितने लोग रिपीट होना चाहते हैं, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि हम इस सरकार को नहीं चाहते, इस सरकार को हम नहीं चाहते, ये दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए। तो आप जो समुदाय विशेष है लिंगायत, उसके नेताओं का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप तैयार नहीं है। इस सरकार को लेकर के लोगों में असंतोष है, सरकार के कामकाज को लोगों को लेकर संतोष है। वहां का विद्यार्थी नाराज है, वहां का व्यापारी नाराज है, वहां का किसान नाराज है, वहां का बौद्धिक व्यक्ति नाराज है, वहां का राजनीतिक कार्यकर्ता नाराज है, वहां की महिलाएं नाराज हैं, वहां का मिर्च उत्पादक किसान नाराज है। संतुष्ट कौन है आपसे? केवल गुजरात के व्यापारी? तो क्या वोट देने आपके पास आएंगे? किस तरह से माहौल बना लेंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा जो इस मुद्दा है वो ये कर्नाटक में। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर पिच पे है वहां, और कांग्रेस ने कोई मौका नहीं दिया। इस वजह से स्थिति है कि आप कोई भी पक्ष, ये स्थिति नहीं बन पा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को सामने लाकर रख सके। जी बिल्कुल। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ हो गई हैं। आप लोग अगर अनुमति दें तो इस कार्यक्रम को समाप्त करूं मैं, और अपने अन्य साथियों के पास नहीं आऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा समय ले चुका हूं। माफ़ी चाहता हूं, और कर्नाटक पे लगातार चर्चा होगी। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स टू यू डॉक्टर एच.बी. वासु कि आप हमारे साथ थे, और बहुत कुछ आपने बताया। कर्नाटक की जानकारी बिल्कुल अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो आप बता रहे थे। 67% लोग, इनके आंकड़े के अनुसार, इनके सर्वे के अनुसार 67% लोग आज की तारीख में कर्नाटक के जो हैं इस सरकार को रिपीट होते नहीं देखना चाहते हैं। 67%। एम आई राइट डॉक्टर वासु? Yes, you're right. 67% लोग अगर नहीं चाहते हैं, जो बात यहाँ सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है, जो अभी मुंबई की सरकार, वो कहाँ जा रही है। बसवराव राज मुंबई की सरकार कहाँ जा रही है, और आने वाली सरकार किसकी है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर वासु आपको, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी,
गर्ग साहब, संजय कुमार सिंह जी, प्रशांत टंडन जी और सुनील शुक्ला जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप लोग जो अभी तक बने हुए हैं, आप सबको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में जुड़े रहे लगातार हमारे साथ। और आज इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले देख रहा हूं कि लगातार कई लोग हैं जो अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं अपने अपने अंदाज में। राजेश प्रसाद जी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, हरि बाबू हैं हमारे साथ में, लहरू हितेश जुड़े हुए हैं। कमेंट थोड़ा आज आप लोगों के नहीं ले पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूं, लेकिन नागेश गुंडप्पा साहब जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि गुड डिस्कशन एंड एक्सलेंट एनालिसिस, थैंक्स राजीव जी फॉर टुडेज डिस्कशन। द पीपल ऑफ कर्नाटका डिसाइडेड टू लर्न सम लेसन टू बीजेपी। फिर ऐसे ही असलम चिश्ती जी कह रहे हैं आज की चर्चा हद से ज़्यादा अच्छी रही, सारे पत्रकारों ने दिल खोल कर अपने अपने ख्यालात पेश किए। और मनोज तिवारी जी कह रहे हैं अंधी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, उनके साथ वही लोग हैं जो इन्हीं के तरह हैं। देश से बड़ा पार्टी, बेटियों की इज्जत से बड़ा पार्टी है, देश से बड़ा गुंडा मवाली। और टीएस वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं बीजेपी वालों को भी बुलाया करिए तब बहस अच्छी होगी। एक्चुअली वाजपेयी साहब, दिक्कत ये है कि हम लोग बहस नहीं करते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, परिसंवाद करते हैं, डिबेट नहीं है, इसीलिए इसमें बीजेपी कांग्रेस किसी को नहीं बुलाते हैं हम। हाँ, पत्रकार हैं जो खुलकर अपनी बात, अपने विचार रखते हैं, उनको ज़रूर बुलाते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी साहब हैं, मुझे घर से बेघर कर दिया गया कह रहे हैं। और बसवराज मंतूर हैं जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार, और उनके अलावा ओम प्रकाश पाल हैं, चटर्जी सही कहा, चारों ओर एक ही शोर। और जावेद इकबाल भाई हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत सही बात कह रहे थे जावेद भाई की ममता बनर्जी से बेहतर बोल रहे हैं डॉक्टर वसु हिंदी, और सब नाराज़ हैं तो वोट कौन देगा, ये पूछ रहे हैं जावेद इकबाल कि अगर सब लोग वहाँ के नाराज़ हैं, 67% नाराज़ हैं, तो वोट कौन देगा, उन्हें वोट नहीं देगा। ये भी है। सैयद अब्दुल मुगनी साहब हैं, नाइस रिपोर्टिंग है आप लोगों की, बहुत शुक्रिया आपको। सुजीत चक्रवर्ती साहब, 15 डेज टू गो, सुजीत चक्रवर्ती जी कह रहे हैं। और निशित पटेल हैं, इलेक्शन को मैनेज करने के लिए भी गुजरात से लोग जाते हैं। और मदन लाल सिंह भी हैं, सर डियर पीएम मोदी इज़ नॉट averse to भ्रष्टाचार। सत्यपाल मलिक, फॉर्मर गवर्नर जेके और मेघालय। अलख निरंजन लिख रहे हैं। और मुकीम सिद्दीकी रजवी हमारे साथ है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। आप सभी पैनलिस्टों और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। और जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं ओके गुड नाइट। गुलशन गुलाटी जी हमारे साथ हैं। अगेन आई रिपीट, मोदी इज़ नॉट पीएम ऑफ इंडिया, ही इज़ ऑर्डिनरी स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग हिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और हरोल अलमेदा साहब थैंक यू कह रहे हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे साथी जिनके कमेंट आज छूट गए हैं तो माफ़ी चाहूँगा। और आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।